चलो बच्चों करें स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग। एडीएल मैट्रिक्स से अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये दूसरे प्रकार का स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स है जो कि अपन को पढ़ना है, ठीक है। क्या काम है सर एडीएल मैट्रिक्स का, वो देखेंगे, बट उससे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन लेके आया एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडीएल मैट्रिक्स आर्थर डी लिटिल, ठीक है, आर्थर डी लिटिल लेके आए थे, प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोवाइड्स विथ एडीएल मैट्रिक्स दैट ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेथड बेस्ड ऑन थॉट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। द एडीएल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व द डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट। दो चीज़ों को मार्क कर लेना, एमसीक्यू आ सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी होता है और बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट भी होता है। एमसीक्यू ऐसे पॉपअप होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एडीएल मैट्रिक्स होता है, ठीक है क्या। इन्वायरमेंटल असेसमेंट अप्रोचेस टू इंडस्ट्री मैच्योरिटी, वेयर एज बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट लीड्स टू कॉम्पिटिटिव पोजिशन। In determining both assessment, metric helps out the firms in analyzing their business role in the marketplace. फर्म का रोल क्या होता है बेसिकली मार्केट प्लेस में, वो बताता है, ठीक है। अब ये चार्ट दे के रखा है। चार्ट में अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन दिखेगी, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन के पूरे क्या दिखेंगे, एस्पेक्ट्स दिखेंगे आपको, पैरामीटर्स दिखेंगे जिस पे मेजर किया गया। और ऊपर देखें तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेज दिखेगी, मतलब कि जैसे कि एम्ब्रॉनिक स्टेज है तो एम्ब्रॉनिक स्टेज इज़ द इनिशियल स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ करती है कंपनी, फिर मेच्योर स्टेज है जिसमें मेच्योर हो जाती है कंपनी, मेच्योर स्टेज पे आ जाती है, ठीक है। एजिंग स्टेज है मतलब मार्केट डिप्राइव हो रहा है, डिमांड कम हो रही है उस मार्केट की, ठीक है। तो ये चार चीज़ है। फिर इधर डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, ये कॉम्पिटिटिव पोजिशन है, वीक पोजिशन, ठीक है। तो इन ये पूरा का पूरा चार्ट दे के रखा है आपको। इस चार्ट को समझने के लिए पहले सारे के सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो इंडस्ट्री मैच्योरिटी लाइफ साइकिल स्टेज, सबसे पहले एम्ब्रॉनिक। देखो पहली चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज है रैपिड ग्रोथ मार्केट के लिए। फिर ग्रोथ, मार्केट स्ट्रेंथनिंग, सेल इंक्रीज होती है, कॉम्पिटिटर फ्यू होते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज है। मैच्योरिटी स्टेज, कंप्लीटली स्टेबल मार्केट होता है इसमें, ठीक है। वेल एस्टैब्लिश कस्टमर का बेस होता है इसमें, ठीक है। मार्केट शेयर भी आपका पूरा का पूरा स्टेबल होता है, ठीक है। कस्टमर क्या करते हैं, रिपीटेड ऑर्डर्स देते हैं, मतलब आप पता है कि मार्केट में ये खिलाड़ी है तो उसको ही बोलो यार। जैसे कि एक मेडिकल वाला है तो एक मेडिकल वाला अपनी दवाई 10 एजेंसी से मंगाता है, लेकिन वो 10 एजेंसी इनिशियली वो हर एजेंसी को ट्राई करता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। आप भी किराने की दुकान वाले के पास एक बार जाते हो अपनी कॉलोनी, लेकिन फिक्स हो जाता है कि हम तो यहीं से सामान लेंगे, तो वो वाली चीज़ है। एजिंग स्टेज, यहाँ पे मार्केट वॉल्यूम पूरी की पूरी श्रिंक हो जाती है, और मैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, डिमांड पूरी की पूरी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, सबसे पहले डोमिनेंट, ये पूरा का पूरा फिनोमिनल मार्केट है, मोनोपोली सिचुएशन है पूरी की पूरी कि आप ही डोमिनेट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग है कि मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भिड़े हुए अग्रेसिवली। फेवरेबल है तो आपके कुछ पक्ष में है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एज है आपका, लिमिटेड सेगमेंट, मतलब लिमिटेड सेगमेंट देखे जाए फिर भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एज है। Strength of the product, geographical advantages are taken into consideration at this stage and need to be constantly protected. फिर tenable, company keeps strong position in small niche, specific geographic location, इस पर्टिकुलर एरिया में ही कंपनी चलती है, इसके बाहर तो दूसरे बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद वीक, तो प्रॉफिटेबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और मार्केट पोजीशन बहुत ही डाउन है कंपनी की, वो वीक हो गया। अब एडीएल मैट्रिक्स को यूज़ कैसे करना है सर, ठीक है। 3 स्टेप, आइडेंटिफाई करो इंडस्ट्री की मैच्योरिटी कैटेगरी, डिटरमाइन करो कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, और प्लॉट द पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है क्या। मैट्रिक्स की पोजीशन को प्लॉट करो। तो 3 स्टेज आपको याद करनी है एमसीक्यू के लिए। अब क्या है, जी मैकेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, जीई मैकेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी टूल है, फॉर ए मल्टी बिजनेस कॉपरेशन, प्लीज मार्क करिए, इट इज़ फॉर मल्टी बिजनेस कॉपरेशन यूज्ड इन ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। दैट किनसे मैट्रिक्स क्या बताता है, ये बताता है कि सर आपकी तो ऑलरेडी एक मल्टी बिजनेस कॉपरेशन है, आपकी मल्टी लेवल मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है,
लेकिन ये मैट्रिक्स आपको बताया कि आप अपने पोर्टफोलियो में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए, और मार्केट शेयर सब्सिक्वेंटली हर जगह से कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इसका काम सिंपली ये बताना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। चलो अब इसको सिमिलर बताया गया है किससे, बीसीजी एनालिसिस से, लेकिन थोड़ा सा ये बीसीजी एनालिसिस से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज इन, क्योंकि बीसीजी एनालिसिस में सिर्फ 2 डायमेंशनल पोर्टफोलियो है, लेकिन जी में मल्टी फैक्टोरियल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। अब जी मैट्रिक्स लास्ट लाइन अंडरलाइन करना, द जी मैट्रिक्स हेल्प्स ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट यानी एस बी यू टू इवेल्युएट ओवरऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो, अंडरस्टैंडिंग द टूल in practical business world, the problem of resource scarcity has a bearing on the decision made by any business organization among such limited resources, as there are plenty of avenues to use such resources for many opportunity available. The crucial question remains how to use the cash best. Such a tussle takes place at every level in the company between teams, functional department, divisions and business unit. और सर वर्किंग कैपिटल एक्सेस है ना, लिक्विड एसिड एक्सेस है, कैश फ्लो एक्सेस है, ठीक है। हर कंपनी में सबसे बड़ी ज़्यादा देखो, जो समृद्ध कंपनी होती है, जो बहुत ही डेवलप कंपनी होती है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं डोमिनेट, जो मार्केट को डोमिनेट करती है, उसके पास कैश रिजर्व्स भी बहुत होते हैं। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ जो एक्सेस कैश रिजर्व्स हैं उनको डिप्लॉय कहाँ करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो उन चीज़ों के लिए ये सारी की सारी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और टेक्निक्स काम आती है, ठीक है। तो इसलिए अपन ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। दिस डिसीजन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन बिकम्स इवन मोर क्रूशियल फॉर अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस which are supposed to manage complex business portfolio involving as much as 50 to 100 products and services simultaneously। 50 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स, मतलब सोचो टाटा, रिलायंस और ये सब होंगे मेरे हिसाब से। दिस मेक्स इट टफ डिसीजन टू चूज़ प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर अलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब किस प्रोडक्ट की ग्रोथ में ज़्यादा रिसोर्स लगाएं, कैश फ्लोज लगाएं, ठीक है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट में मार्केट में इन्वेस्ट करें, मतलब, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें रहती। कीपिंग दिस इन माइंड, द बीसीजी मैट्रिक्स एंड इट्स इम्प्रूव वर्जन जी मैकिन्से मैट्रिक्स वॉज डेवलप इन 1970s जनरल इलेक्ट्रिक फॉर मैनेजिंग ए ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट एंड वॉज अनसेटिस्फाइड। जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी थी 1970 के दशक में, ठीक है, ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैनेज कर रही थी, लेकिन अनसेटिस्फाइड थी किससे, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में उसके प्रोडक्ट में। उस टाइम पे क्या हुआ, कंपनी एट द टाइम कंपनी यूजुअली रिलाइड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर मार्केट ग्रोथ और सम अदर फ्यूचर प्रोजेक्शन टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच वॉज एन अनरिलायबल मेथड टू एलोकेट द रिसोर्सेज। पहले यही करते थे कि भैया फ्यूचर में कितनी मार्केट ग्रोथ होगी, इससे रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी, यानी कैश फ्लोज कितने होंगे, ठीक है, ये फ्यूचर प्रोजेक्शन करते थे। अब वो ग्रोथ को और रिसोर्सेज को और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए अनअप्रोप्रिएट और अनरिलायबल मेथड था। देयरफॉर फिर क्या हुआ, जी कंसल्टिंग द मैकिन्स्की एंड द कंपनी एंड डिज़ाइन द 9 बॉक्स फ्रेमवर्क। अब 9 बॉक्स फ्रेमवर्क क्या है, ये रहा आपका 9 बॉक्स फ्रेमवर्क सर, ठीक है। एक तरफ आपको देखे रखा है कि आपकी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ कितनी हाई है, मीडियम है कि लो है। दूसरी तरफ आपको देखे रखा है कि इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस कैसा है, ठीक है। सर अब ये इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस क्यों आ रहा है, अरे सोचो, ठीक है, जी मैट्रिक्स था ही क्यों, कि किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट में जो एक्सेस कैश फ्लो है कहाँ पे डिप्लॉय करें, ठीक है, इसलिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को देखा गया। अब हाई है, मीडियम है, लो है, तो इन्वेस्ट ग्रो होगा, ठीक है। बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ भी हाई है, इंडस्ट्री अट्रैक्ट भी हाई है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो ग्रो होगा, इन्वेस्ट करो, ग्रो होगा, ठीक है। अब आपकी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ लो है, ये देखिएगा पॉइंट, जैसे कि ये लो है और फिर ये होल्ड सिलेक्टिव हाई है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आपका उस इंडस्ट्री का हाई है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ ही लो हो गई है। अब जितना टाइम होल्ड कर सकते हो होल्ड कर लो, या फिर सिलेक्टिव फॉर्म में चलो या वापस खींच लो अपना। तो ये पूरा 9 बॉक्सेस बताते हैं, मतलब 2 पैरामीटर्स बोल दें उनने, एक तो आप इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस देखो, या फिर आप क्या देखो, आपकी और आपके उसके साथ बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ देखो। अब आप ये काले डब्बे जो देखोगे, ये काले डब्बे क्यों आ रहे हैं, ये ब्लैक बॉक्सेस हैं, लो है। उसके बाद इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस भी लो है, तो वो
ठीक है, या हार्वेस्ट करो, जो लगा लो। ये डाइवेस्ट हार्वेस्ट का ये मतलब है, घुस चुके हो तो उसको निकाल लो, ठीक है, जितना पैसा लगा चुके हो उस पर रिटर्न कमा लो और बाहर आ जाओ उससे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो गया है, प्लस तुम्हारे बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ भी नहीं सर्वाइव करने की। आ रही है क्या बात समझ में? चल क्लियर है। कहाँ पहुँच गए अपन ये, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये 9 बॉक्सेस आपने देख ली। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री का साइज़ उस पर डिपेंडेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लाइफ साइकिल चेंजेस, स्ट्रक्चर क्या है आपकी इंडस्ट्री का, ट्रेंड ऑफ प्राइजेस क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या हैं, सीजनलिटी क्या है। अच्छा, पेस्टल अप्रोच अपन पढ़ेंगे आगे हम। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, और आप फिर आपकी बिज़नेस की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की क्या है, तो कैसे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सर, आपकी पर्टिकुलर बिजनेस का टोटल मार्केट शेयर क्या है ना, मार्केट शेयर ग्रोथ क्या है कंपेयर टू द राइवल्स, आपके ब्रांड्स जो आपके प्रोडक्ट्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपकी कंपनी की, कस्टमर लॉयल्टी क्या है, VRIO वैल्यू, रेयरनेस, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। इमिटेबिलिटी का मतलब ये है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनज़र रखता है, अगर कोई वो ग्रोथ का स्टेप कर रही है तो उसी स्टेप में आप कितना कंपटीशन दे पा रहे हो, उसी चीज़ को आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग्स, इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, वैल्यू चेन की स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट चेन, ठीक है, लेवल ऑफ मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो, जी मैट्रिक्स उसी बारे में, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, क्या प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, अगर आपको कल मैं बोलता हूँ कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो आपके पास है रिसोर्स है उसको प्रोड्यूस करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती है। अब टूल कैसे यूज़ करना है, तो 3 स्टेप, डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर की लिस्ट बना लो, उसको वेट असाइन कर दो, कहाँ से, 0.01 से 1 तक के वेट असाइन कर दो, मार्क करना ही आ सकता है ना MCQ में, 0.1 से लेके 1.0 तक के वेट उसको असाइन कर दो फैक्टर्स को। ठीक है, 0.1 वेयर 0.1 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड 1.0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सर क्या करना है, फैक्टर की रेटिंग कर दो। फैक्टर की नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू रेट ईच फैक्टर ऑफ योर प्रोडक्ट और बिजनेस, चूज़ द वैल्यू 1 to 5 और 1 to 10। ठीक है, वेयर 1 जो कि लो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है आपका, 5 अगर ले रहे हो तो वो हाई है, और 10 अगर ले रहे हो तो वो भी हाई है। ठीक है, टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट करें सर, सिंपल है, वेट और रेटिंग्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके टोटल स्कोर आ जाएंगे। फिर क्या करना है, डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच बिजनेस यूनिट। ठीक है, स्टेप 2 इज सेम एज स्टेप 1। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, वापस से लिस्ट बनाओ फैक्टर की। ठीक है, यहाँ पे वापस से असाइन करो बिजनेस यूनिट के वेट्स आपके। अब आपको ये सारा का सारा बिजनेस यूनिट के लिए करना है, वो आप मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए कर रहे थे, इंडस्ट्री के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे वापस वही 1 to 5 1 to 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सारे के सारे स्कोर टोटल कर लो, प्लॉट द बिजनेस यूनिट। अब पूरा का पूरा ऐसा कैसा है, मैट्रिक्स में का एनालाइज कर लो, ये बन गया आपका GE मिक्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन। ठीक है, देख लो इन्होंने भी 2 फैक्टर लिए हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट। 9 बॉक्सेस बन गए इनके, हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, ऐसा का ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, अब ईच बॉक्स का बता रखा है इन्होंने, इन्वेस्ट ग्रो बॉक्स, सिलेक्टिवली अर्निंग बॉक्स, हार्वेस्ट डाइवेस्ट बॉक्स। ठीक है, ये तीनों बॉक्स का बता के रखा है। इन्वेस्ट ग्रो बॉक्स में क्या बोल रहा है, companies should invest into business units that fall into these boxes as they promise the highest। अब मैंने आपको पहले बता ही दिया था शॉर्ट में मीनिंग। अर्निंग बॉक्स, यू शुड इन्वेस्ट इनटू दीज BUs मतलब बिजनेस यूनिट ओनली इफ यू हैव द मनी लेफ्ट ओवर द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्ट ग्रो बिजनेस यूनिट ग्रुप। ऊपर वाले को इन्वेस्ट करने के बाद अगर पैसा बच रहा है तो इधर आओ। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्ट डाइवेस्ट बॉक्स। ठीक है, ये तो अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री है भाई साहब, पहले ही बता चुका हूँ। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं है इनमें, और इनकेपेबल भी अचीव करने के लिए, है ना, और पुअर परफॉर्म कर रहे हैं लोग। ठीक है, और हार्वेस्ट डाइवेस्ट बॉक्स में ये आ जाएंगे। ठीक है,
तो सर इसमें क्या करना है, सरप्लस कैश जो है सर आप इसमें से निकाल लो। पांचवी स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन। हाँ, अब मैट्रिक्स पूरी तैयार करने के लिए एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ईच बिजनेस। अब आपके बिजनेस यूनिट को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो वो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टेप क्या है, प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट। अब आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, मैट्रिक्स जो पूरी की पूरी तैयार हुई है, हमारा पैसा कहाँ लगाएं। उसके लिए क्या करना है, तीन क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। इज इट रियली वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू सम बिजनेस यूनिट, ठीक है। हाउ मच एग्जैक्टली टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस यूनिट, मोर टू R&D, मार्केटिंग, वैल्यू चेन, कहाँ पे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, एडवांटेजेस आप खुद पढ़ सकते हो, डिसएडवांटेजेस आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स, अब ग्लूएग एंड जॉर्ज का, ठीक है। और these authors develop a complex matrix involving expansion, retrenchment and stability aspect across product, markets and function, ठीक है। using this matrix, uh, Hit et al. 1982 and Pierce et al. 1987 postulate that there exist four grand strategic alternatives। अब ब्लूएक एंड जॉर्ज को यूज़ करते हुए हिट एट एल और पियर्स एट एल, इन्होंने पोस्टुलेट करा था कि चार अल्टरनेटिव हो सकते हैं ग्रैंड। एक तो स्टेबिलिटी है ना, एक इंटरनल ग्रोथ, एक एक्सटर्नल एक्विजिटिव ग्रोथ और एक रिट्रेंचमेंट। स्टेबिलिटी का मतलब आप सबको पता ही है जनरली क्या होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ करंट बिजनेस डेफिनेशन बाय सेफगार्डिंग द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अभी की अभी चीज़ों को स्टेबल रखो, ठीक है, करंट बिजनेस को बिल्कुल सेफगार्ड करो। इट कंटिन्यू टू परस्यू its well established and tested objectives and goal and optimizes the resources committed to attain such goal. It may also change the pace of the effort within its stable business definition in order to become more efficient or effective. स्टेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो ऐसी स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि जो स्ट्रैटेजी करंट बिजनेस को भी सेफगार्ड करके रखे और जब ज़रूरत पड़े ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की तरफ भी मूव कर जाए, ठीक है। चार डायमेंशन में बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड वेयर इन फ्यू फंक्शनल चेंजेस आर मेड इन द प्रोडक्ट्स। चलो, इम्प्लीमेंटेड वेयर इन फ्यू फंक्शनल चेंजेस आर मेड इन प्रोडक्ट्स मार्केट्स, ठीक है। मतलब जहाँ पे कम चेंजेस होते हैं उसमें ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम आती है, ठीक है। कौन सी सर, ग्लूएग एंड जॉर्ज वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। ए बिजनेस कंटिन्यूज टू सर्व। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो करना है, ठीक है। अब ये लाइन अंडरलाइन कर लो, डू नथिंग स्ट्रैटेजी, इट इज़ ए डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कुछ मत करो, लेकिन नया कुछ मत करो आप, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसको सेफगार्ड करके रखो, ग्रोथ के टाइम ग्रोथ करेंगे। इट हैज़ its sharp focus on incremental environment of functional performance. It continues to pursue same set of objectives and goal, ठीक है। the business adjusts the level of improvement the improvement the equivalent proportion every year, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में ही आपका इम्प्रूवमेंट होता है बिजनेस का। इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स टू इंश्योर द स्ट्रैटेजी कंटिन्यूज टू मेक सेंस, ठीक है। सारे के सारे नए डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं मार्केट में उसका ध्यान रखना, ठीक है, ताकि क्या जो ये स्ट्रैटेजी आप बना के बैठे हो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही देखो, ठीक है, नया कुछ मत करो, ये थोड़ी सेंस बनाए, ठीक है, मतलब सही चले, सही राह पे चले। The strategy is a substitute to growth or retrenchment strategy as goal such as profit or growth are not dumb. Rather, returns can actually be increased for instance by improving efficiency. Present में efficiency बढ़ा लो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहा है, क्योंकि रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी की पूरी उल्टी है, आगे पढ़ेंगे। इंटरनल ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, अब ये क्या बोलती है सर, ये बोलती है कि आपके बिजनेस को पूरा का पूरा रीडिफाइन कर देती है, ठीक है। आपके मार्केट ऑपरेशंस को पूरा का पूरा डेवलप कर देती है ना, किसी भी अदर कॉरपोरेशन की हेल्प या बिजनेस की हेल्प के बिना, मतलब इंटरनली सब पूरा का पूरा ग्रो करने की कोशिश, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एम्फेस्ड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, इंटर न्यू मार्केट्स एंड एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है।
तीन एस्पेक्ट्स हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एडिंग बिजनेस स्कोप सब्सटैंशियली which increases efforts of the current business, promising and famous strategy which may take company along relatively less risky untraveled paths includes diversification, acquisition and merger. सर ये untraveled risky paths क्यों, मतलब risky untraveled paths क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार इंटरनल जब आप एक्सपांशन करते हो अपनी कंपनी का, इस स्ट्रैटेजी में बोल के रखा है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल कॉरपोरेशन या बिजनेस की मदद नहीं लेनी है, ठीक है? तो मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको कोई भी बॉरोड फंड्स नहीं लेने, आपको अपनी ग्रोथ आपके एग्जिस्टिंग वर्किंग कैश फ्लो से लेनी है, ये बोल रहा है। एक्सटर्नल एक्सपेंशन क्या होता है सर? एक्विजिशन हो गया, मर्जर्स हो गए जो कि अपन पढ़ते ही आए हैं, ठीक है, कंसोलिडेशंस हो गए, वेंचर्स हो गए, ठीक है। अब आता है रिट्रेंचमेंट। इसका मतलब क्या होता है सर? रिट्रेंचमेंट का मतलब, तो ये तीन डायमेंशन है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बाय स्केलिंग डाउन द लेवल और द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट को कट बैक करो, स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन को कम करो थ्रू द डिसवेस्ट डाइवेस्टमेंट ऑफ सम यूनिट्स और डिवीजन, थोड़े यूनिट्स को बेच दो। ऑल्सो सजेस्टेड रिट्रेंचमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ए रिडक्शन इन फंक्शन, मतलब ये सब कम करने की बात करेगा रिट्रेंचमेंट। इंटरनल रिट्रेंचमेंट इज लेबल्ड एज एन ऑपरेटिंग टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी where the emphasis is on reducing cost, increasing revenues, reducing assets and reorganizing product and market to achieve greater efficiency। अब देखो मेरी बात सुनो, रिट्रेंचमेंट का सिंपल सा सार ये है कि जो आपका है ना अनयूज्ड या जो एक्स्ट्रा आपके पास रिसोर्स है, उसको यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, कुछ भी है, ठीक है, जो आपको कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव करके नहीं दे रहा है, मतलब उसके प्रोडक्शन से आपको इतनी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही, वो बोल रहा है उसको तो आप निकाल ही दो, बेच दो, ठीक है। बची हुई चीज़ में एफिशिएंसी बढ़ाओ, कॉस्ट को कम करो और बची हुई चीज़ से ही आप क्या करो, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा रिट्रेंचमेंट का सार है, ठीक है क्या? चलो उसके बाद इसके सारे के सारे एस्पेक्ट आपको देखे। अब ये आपको यहाँ पे सारे के सारे पूरे के पूरे पॉइंट वाइज आपको सारे के सारे रिट्रेंचमेंट के फीचर्स देके रखे हैं कि रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस बाय डाइवेस्टिंग ए मेजर प्रोडक्ट लाइन मार्केट, not always bad proposition as it saves organizational vital interest, minimizes certain adverse effects, regroup resources before launching a rise on growth ladder, ठीक है, फॉर टेम्प्रेरी सेटबैक्स, कट ऑन इट्स कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, मतलब पूरी की पूरी चीज़ों में कट ऑफ करना, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल्स को कट ऑफ करना सेकेंड स्टेज पे, मैन पावर को, डिविडेंड को, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कैसे होगा? रीपे कर दो डिपॉजिट भैया जो लिए। थर्ड स्टेज विड्रॉ मार्जिनल मार्केट्स, सम ब्रांड्स, प्रोडक्ट साइजेस। फोर्थ स्टेज गो फॉर सेल ऑफ, अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ही सेल कर दो, प्रोडक्ट डिविजन्स को सेल कर दो, ठीक है। उस लास्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन में सीक फॉर लिक्विडेशन विच मीन्स कॉर्पोरेट डेथ, ठीक है। ये रिट्रेंचमेंट है आपका पूरा का पूरा। अगर नहीं करवा रहे हो तो लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बचता है। आ गई क्या बात समझ में? अब पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी अपन देख रहे हैं, ठीक है। माइकल पॉटर साहब ने 1985 में दी थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड, ये बुक का नाम है, ठीक है, माइकल पॉटर की, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था? 3 जेनरिक स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप, नो फ्रिल्स, डिफरेंशिएशन और फोकस, ये 3 आपको जेनरिक स्ट्रैटेजी दी थी। और फिर फोकस स्ट्रैटेजी को इसने क्या करा था? 2 पार्ट में, जो थर्ड स्ट्रैटेजी उसको 2 पार्ट में, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस में बांट दिया। ये आपको एक चार्ट के माध्यम से दिख जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चलो ये चार्ट देख लेना। इसमें देखो आपको दिखेगा लो कॉस्ट, हायर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्कोप अगर नैरो है या ब्रॉड है तो ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस, डिफरेंशिएशन सर मतलब तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी जब नीचे का पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। एक एक करके स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फर्म विनिंग मार्केट शेयर बाय अपीलिंग टू द कॉस्ट कॉन्शियस और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, ठीक है। दिस इज अचीव बाय हैविंग द लोएस्ट प्राइसेस इन द
target market segment or at least the lowest price to value ratio price compared to what customer receive. To succeed at offering the lowest price while still achieving profitability and high return on investment, the firm must be able to operate at lower cost than its rival. They are ठीक है, देर आर थ्री मेन वेज टू अचीव दिस. भैया ये बात कर रहा है जियो की, ये बात कर रहा है एमआई की. ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? जियो की. सर कम रेट में डेटा ज़्यादा दिया फिर भी प्रॉफिट कमाया, कम आस्पेक्ट्स में मोबाइल अच्छे प्रोवाइड करे रियलमी, एमआई और ये भी जो भी चाइनीज़ कंपनीज हैं. ठीक है, वहीं आप सैमसंग वैमसंग देखोगे, वन प्लस देखोगे, एप्पल देखोगे तो वो सारे स्पेक्स वो बहुत महंगे उसमें देता है. ठीक है, तो तीन अप्रोच हो सकते हैं इसमें. फर्स्ट अप्रोच हायर एसेट यूटिलाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में हाई वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करो. ठीक है, उससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी. ठीक है, लार्ज प्रोडक्ट में फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी. सेकेंड डायमेंशन क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लो करो आपकी. ठीक है, उसके बाद थर्ड डायमेंशन क्या है, वैल्यू चेन फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं आपके, फाइनेंस, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट. ठीक है, कंट्रोल करना है उसको. ठीक है, उनकी भी फंक्शनल कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए. कौन है, वॉलमार्ट इज नोन फॉर स्क्वीजिंग इट्स सप्लायर्स टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स रीजनेबली लो. वॉलमार्ट मार्क कर लीजिएगा. ठीक है, ये आपकी हुई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. ठीक है क्या. अच्छा, फिर उसके बाद आती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या है, टारगेट सेगमेंट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव. हमको प्राइस से कोई मतलब नहीं, हमको तो क्वालिटी से मतलब है. ठीक है, मार्केट इज कॉम्पिटिटिव और सैचुरेटेड, कस्टमर हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स विच आर पॉसिबली अंडर सर्व एंड द फर्म हैज़ यूनिक रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज विच इनेबल इट टू सेटिस्फाई. देखो आपकी डिमांड तो कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी में ख़त्म ही नहीं होती. ये लैपटॉप में आ गया तो हमको ये चाहिए, ये होता तो ये मोबाइल में आ गया तो हमको ये भी चाहिए. ठीक है, तो ये होता है कि भैया हम कोई भी प्राइस देने को तैयार है, इसलिए वो बोल रहा है नॉट प्राइस सेंसिटिव. आ रहा है क्या आप लोगों को समझ में. ठीक है, नॉट प्राइस सेंसिटिव. ठीक है, डिफरेंशिएशन इज डीम्ड टू बी सक्सेसफुल व्हेन अ कंपनी इज एबल टू फेच ए प्रीमियम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ठीक है, हैज़ इंक्रीज रेवेन्यू पर यूनिट और इज एबल टू रिटेन लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर. सबसे क्लासिक एग्जांपल सर आईफोन. ठीक है, आईफोन इसका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का. भैया प्राइस कुछ भी हो, कस्टमर लॉयल्टी बनी रहेगी हमारी, क्योंकि हमको तो वो प्रोडक्ट की आदत है, हमको तो वही चाहिए. ठीक है, डिफरेंशिएशन ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन द एडेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आउटवेट्स द एडेड एक्सपेंस टू एक्वायर द प्रोडक्ट और सर्विस. जो एडेड एक्सपेंस है, अब प्राइस इतनी बढ़ा के दे रहे हो, अब आईफोन आता कितना महंगा है. ठीक है, तो वो चीज़ है. इट कैन बी अचीव बाय एक्सीलेंट ब्रांड मैनेजमेंट विच क्रिएट्स यूनिकनेस इन द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट. आईफोन है पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो. ठीक है, सर्विस इवन व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल टू द कॉम्पिटिटर. आईफोन के फीचर्स, सैमसंग के बहुत से फीचर्स वो सैमसंग पहले ही लॉन्च कर देता है, लेकिन फिर भी लोग आईफोन के लिए रुकते हैं. ठीक है, अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी एप्पल कुड ब्रांड इट्स आईफोन्स कंप्यूटर एंड आईपैड. ठीक है, मर्सिडीज बेंज सी क्लास कुड सेल इट्स कार्स एट मोस्ट एक्सपेंसिव. CCD कॉफ़ी डे. ठीक है, उसके बाद आपका स्टारबक्स. ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है क्या, आ रही क्या बात समझ में. चलो अब नेक्स्ट क्या है, फोकस स्ट्रैटेजी. फोकस स्ट्रैटेजी आपको पता है, फोकस स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है नीचे स्ट्रैटेजी. प्लीज़ मार्क कर लीजिए इसको, MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये नीचे स्ट्रैटेजी क्यों होती है, ये लोअर मार्केट्स में अपनी पोजीशन बनाती है. ठीक है, दिस इज सो बिकॉज कंपनी इज अडॉप्टिंग फोकस स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन नीचे मार्केट्स, है ना, एंड बाय गेट होल्ड ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ सच नीचे मार्केट एंड यूनिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स. ठीक है, जो लो लेवल मार्केट्स होते हैं उनमें ये पूरी की पूरी अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना लेती है. ठीक है, फिर अपन ने फोकस मार्केट का पढ़ा हुआ था कि भैया फोकस मार्केट के फोकस स्ट्रैटेजी की दो फर्दर स्ट्रैटेजी होती है, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस. कॉस्ट फोकस कौन सी होती है सर, वो है जो प्रोड्यूसर जिसमें कॉस्ट अपनी लोएस्ट रखने की कोशिश करता है, और डिफरेंशिएशन फोकस क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आ जाता है मार्केट में. ठीक है, ऐसे करके अपन ने कितनी स्ट्रैटेजी देख ली है, 3 स्ट्रैटेजी देख ली अपन ने. ठीक है, सबसे पहली स्ट्रैटेजी कौन सी है, किस में देखी है सर ये अपन ने, तो ये मैं आपको बता दूं, अपन ने पॉटर्स की जेनरिक
स्ट्रैटेजीज, अच्छी स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है क्योंकि ये लोअर लेवल मार्केट्स में डोमिनेंट पोजीशन बनाती है, ठीक है। अच्छा, कौन जनरली यूज़ करता है, तो सच ए स्ट्रैटेजी इज ऑफन यूज बाय स्मॉल फर्म एंड द कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर 14 एंड होता है, एंड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि अपन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार घर पे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 14 यहीं पे एंड होता है। होप आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे मॉड्यूल से। थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा ट्रिकी चीज़ नहीं है इसमें, ना कुछ एक्सप्लेन करने का है, आपको पढ़ने में मिशन विजन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आप स्टार्ट करना है वो चैप्टर रहेगा आपका लेसन 15, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में लेसन 15। थैंक यू।